चलो हो गया सबका, पीछे सबकी जमा हो गई ना। चलो पहला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात करने का बोध होता है उन्हें कहा जाता है। मैंने आपसे कहा सुनीता स्कूल गई है, एक बात कही, या रमेश काम कर रहा है, रमेश खाना खा रहा है। समझ गया ना। तो ऐसे वाक्यों को अर्थ के आधार पर क्या कहेंगे? विधिवाचक वाक्य, जिनसे केवल किसी कार्य के या उसका बोध होता है, केवल एक सूचना मात्र मिलती है, कोई भाव प्रकट नहीं होता। समझ गया ना। जैसे मैं कह दूं सुनीता स्कूल गई होगी, अब ये केवल सूचना नहीं दे रहा है, सूचना देने के साथ साथ क्या कर दे रहा है? संशय की स्थिति पैदा कर दे रहा है। कर रहा है या नहीं? क्योंकि आपने गई होगी कहा, गई है नहीं। सुनीता स्कूल गई है विधिवाचक, सुनीता स्कूल गई होगी अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा ना। वैसे ही मैं कहूं कि सुनीता स्कूल जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? सूचना देने के साथ साथ एक अपना भाव भी प्रकट करते हैं ना। इसीलिए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं वाक्य? 8 प्रकार के। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। दूसरा क्वेश्चन है, आपने नौकरी पाने का एक अच्छा संयोग खो दिया। वाक्य में त्रुटि का प्रकार होगा, आपने नौकरी पाने का एक अच्छा संयोग खो दिया। शब्द चयन संबंधी, क्रम संबंधी, वचन संबंधी, या कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में जो हमें त्रुटि दिख रही है, देखो हम कहते हैं ना, आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया। संयोग नहीं, क्या बोलते हैं? अवसर। क्या खो दिया? संयोग थोड़ी। संयोग तो बनता है, संयोग खोया जो थोड़ी जाता है। समझ गया ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अवसर। यानी कि कहीं ना कहीं शब्द चयन की गलती है। किसकी गलती है? शब्द चयन संबंधी गलती है। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पसीजना मुहावरे का सही अर्थ है। पत्थर पसीजना मतलब पत्थर को भी क्या आ जाना? पसीना आ जाना, यानी कि पानी आ जाना उसमें, पसीजना। समझ गया ना। यानी कि कठोर से कठोर हृदय को भी दया आ जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हाँ, निर्दयी को भी दया आ जाना। टिप्पणी लिखने की कला या कार्य को क्या कहा जाता है? टिप्पणी लिखने की जो कला है उसे टिप्पण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टिप्पण। ठीक है। ड्राफ्टिंग में जो आपका टिप्पणी, टिप्पणी बहुत क्या है, विशेष होती है। समझ गया ना। वो मैंने आपको पूरा उसमें बताया भी है और लिखाया भी है। समझ गया ना। जब कोई अधिकारी किसी विशेष सूचना या विशेष क्या पत्र के साथ अपना व्यक्तिगत राय देता है या अपना ऑफिशियल राय देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिप्पणी बोलते हैं, नोटिंग। समझ गया ना। तो ये क्या कहलाता है? टिप्पण कहलाता है, टिप्पणी लिखने की जो आर्ट है। अगला, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को उपवाक्य, क्योंकि दो वाक्य होंगे, एक प्रधान होगा एक सहायक होगा, उन दोनों को अलग करने वाला चिन्ह क्या होता है? कह रहा है मिश्र वाक्य। समझ गया ना। तो इसमें होता है क्या? अर्धविराम। समझ गया ना। उसने, जैसे लिखा आपने, उसने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब ये जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य। इसमें दो उपवाक्य देखो, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा एक, उसने कहा दो। इसमें मुख्य वाक्य क्या है? उसका कहना। उसने कहा मुख्य वाक्य, स्कूल नहीं जाऊंगा सहायक वाक्य। तो इन दोनों के बीच में यहां पर क्या लगना चाहिए? अर्धविराम। मिश्र वाक्य में मुख्य वाक्य और सहायक वाक्य को अलग करने वाला जो विराम चिन्ह होता है उसे क्या बोलते हैं? अर्धविराम। अल्प नहीं, क्या बोलते हैं? अर्धविराम। अल्प विराम तो केवल ये होगा, इसके ऊपर अगर हम ये लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? अर्धविराम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुझे संदेह है कि वह कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ है। वाक्य में उपवाक्य का प्रकार होगा। उपवाक्य पहचानना। दो वाक्य हैं, मुझे संदेह है, वह कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ है। मुझे संदेह है, वह कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ है। दो वाक्य है ना, सरल वाक्य तो नहीं है। क्या है ये?
मिश्र वाक्य है, समझ गया ना। तो मैंने क्या बोला था, मुख्य वाक्य के बाद क्या लगा लो, कौन लगा लो, कब, कहां, कैसे, कितना। अगर क्या लगा करके उत्तर मिल रहा है तो संज्ञा उपवाक्य, कौन या कौन सा लगा करके उत्तर मिल रहा है विशेषण उपवाक्य, कब, कहां, कैसे, कितना लगा के मिल रहा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ गया ना। तो इसमें आप देखो मुख्य वाक्य क्या कहा है, मुझे संदेह है, कौन कहोगे, नहीं, क्या, मुझे संदेह है, प्रश्न क्या उठेगा यहां, क्या, कि वह ईमानदार नहीं है या कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लगाने में उत्तर मिल गया, तो मुझे संदेह है कि क्या। यहां पर कौन नहीं लग सकता, देख लो, लग सकता है कौन यहां के लिए सही आपका प्रश्न चिन्ह है, नहीं है ना। मैंने क्या बोला है, प्रश्न चिन्ह लगाओ, आपको बहुत कुछ पहचानने की जरूरत ही नहीं है। उपवाक्य अगर बहुत बारीकी से समझ में नहीं आते हैं, समझ गया ना। वैसे तो क्या कहा है, तो उसने क्या, किसकी बात करी है, कर्मचारी की बात करी है ना, तो संज्ञा ही होगा। कर्मचारी शब्द क्या है, संज्ञा है। इस उपवाक्य के द्वारा वो कर्मचारी के बारे में बता रहा है, समझ गया ना, तो संज्ञा ही होगा। लेकिन इतना अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए उपवाक्य पहचानने के लिए, क्या, क्या, कौन, और कब, कैसे, कितना, कहां। कब, कैसे, कितना, कहां क्या बताते हैं, क्रिया के होने का विशेषता बताते हैं। कब, कब मतलब समय क्या था होने का, कहां मतलब स्थान क्या था होने का, कैसे का मतलब होने की विधि क्या थी, और कितना का मतलब होने की मात्रा क्या थी। वो तो क्रिया विशेषण होगा। कौन में क्या बताएगा, हमेशा विशेषण बताएगा। और क्या में क्या बताएगा, हमेशा संज्ञा बताएगा। तो यहां मुख्य वाक्य के बाद क्या लग रहा है, बताओ, क्या। समझ गया ना। कब लगाओगे बताओ, मुझे संदेह था, कब, ऐसा है नहीं, कहां, मुझे संदेह था, तो इसमें क्या बनेगा, हमेशा। आप इतना कहोगे तो दूसरा तुरंत क्या बोलेगा, क्या, कि वह कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ नहीं है या है, जो भी है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, संज्ञा उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात भी अव्यय शब्द होते हैं। आपकी बहुत सारी किताबों में अव्यय 4 दिए हुए हैं, 4 नहीं होते, 5 होते हैं। संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, आपका विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। समझ गया ना, 5 प्रकार के होते हैं, और आप 5 ही लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी में कितना दिया है, 5। निपात का मतलब वह शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में लग करके उस वाक्य के भाव को ज्यादा बलवान बना देते हैं। मैंने कहा मैं आज जाऊंगा, और मैं कहूंगा मैं आज ही जाऊंगा, तो ही लगाने से क्या हुआ, वाक्य में क्या पड़ गया, बल पड़ा ना। तो ये ही शब्द क्या है फिर, हाँ। तो इसमें देखो, बात अपने तक ही रखना। अब आपने कहा बात अपने तक रखना, ये भी वाक्य सही है। आप बात अपने तक ही रखना, आप बल दे दिया कि इस आपसे बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इसमें निपात लगा है। अब देखो, शीला तो बीमार है, शीला बीमार है, शीला तो बीमार है, तो ने क्या लगाया, बल लगा, निपात। तुम ही चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम ही चले जाओ, यानी कि तुम्हारी ही जिम्मेदारी है जाना, तो क्या हुआ, निपात। मैं कल जयपुर गया था, इसमें कहां है निपात, बताओ, है, इसमें नहीं हुआ है, डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साहित्य अकादमी देश भर के विभिन्न तरह के साहित्य के संरक्षण, उनको संजोने और उनका लगातार विकास करने के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई थी। कहां, 1954 में की गई थी साहित्य अकादमी की स्थापना, कहां, दिल्ली में, ठीक है। विभाषा किसे कहा जाता है, विभाषा, विभाषा का मतलब होता है, ये जो आपके हिंदी की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां हैं उन्हें बोलते हैं क्या, विभाषा, भाषाओं की विभाषाएं। समझ गया ना, सारी जो हिंदी की क्षेत्रीय बोलियां हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसका, विभाषा शब्द का, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश में अनुस्वार, शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का क्रम आता है।
अनुस्वार और विसर्ग डिक्शनरी में, अगर हिंदी की डिक्शनरी बनाओगे तो स्वर से भी पहले आएंगे। जैसे आपने ये लिखा ना अंगूर, क्या लिखा? अंगूर। और यहां लिखा आपने क्या? अखर। अब दोनों में अ तो समान है ना, इसके बाद नौ लगा है, इसके बाद नौ नहीं है, तो पहले कौन आना चाहिए? इसके बाद वैसे भी गौ है, इसके अंग्रेजी डिक्शनरी कैसे देख रहे हो? जैसे आपने लिखा आपसे कोई कहेगा कि अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो क्या देते हो? सबसे पहले चारों का कौन सा वाला वर्ण देखोगे? पहला। पहले के हिसाब से कोई भी उसमें सब समान स्थिति में। फिर कौन सा देखोगे? सब समान स्थिति में। फिर तीसरा देखोगे, इनमें से वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है? ए। तो पहला कौन हो गया? ए हो गया या नहीं? उसके बाद आगे वालों को डिफाइन करना है, तो इसमें एन आया, इसमें टी आया, इसमें एम आया, तो सबसे पहले कौन आता है? एम आता है ना इनमें, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। अब ये दोनों बचे हैं, देखो यहां एन आया है, यहां ये 3rd नंबर हो गया, ये 4th नंबर हो गया। हुआ या नहीं? समझ रहे हो? तो इस तरीके से डिक्शनरी में क्या शब्दों का निर्धारण किया जाता है। हिंदी की डिक्शनरी बनाओगे, आपको बहुत सारे शब्द लिखे और कहेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा, समझ गया ना? तो सबसे पहले क्या आएगा? अ वाला, फिर आ वाला, फिर ई वाला, जो जिससे इनकी शुरुआत होगी, फिर क ख ग, ऐसे ही क्रम से आएगा ना। लेकिन अ आ से भी पहले अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, समझ गया ना? इसीलिए अगर किसी के ऊपर ये लगा है अनुस्वार, तो वो स्वर से भी क्या आएगा? पहले। स्वर से भी पहले होता है किसका स्थान? वर्णमाला में तो स्वरों के बाद रखते हैं इनको और व्यंजनों से पहले, समझ रहे हो? परंतु अगर डिक्शनरी में कहीं शब्दों को क्रम से निर्धारित करने के लिए आएगा, तो ये पहले आएंगे स्वरों से, ठीक है? अगला, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ये आयुर्वेद शब्द लिखा है, आ ऐसा होना चाहिए, है ना? तो रॉ को कहां लगा दिया इसने? सॉरी, आयुर्वेदिक है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? आयुर क्या है? वेदिक। तो रॉ कहां आ जाना चाहिए? अगले वर्ण के ऊपर। तो क्या होना चाहिए? आयुर्वेदिक। आयुर्वैदिक नहीं, आयुर्वेदिक, समझ गया ना? तो कौन सा वाला सही है? बी वाला सही, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अंतरराष्ट्रीय शब्द क्या है? एक विसर्ग संधि है। अंतःधन राष्ट्रीय, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, क्या है? विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, आया है ना? तोमा हलंत होता तो स्वर नहीं होता, तोमा हलंत नहीं है तो किस में खत्म हो रहा है? स्वर में। आगे क्या आए? कोई अंत्यस्थ व्यंजन आए, तो ये जो विसर्ग होता है रॉ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? रॉ में। कंडीशन क्या होनी चाहिए? बाद में क्या है? कोई आपका अंत्यस्थ आए और विसर्ग से पहले क्या है? स्वर आए, दूसरे पद का आरंभ किसी अंत्यस्थ में हो, समझ गया ना? तो विसर्ग किस में बदल जाता है? रॉ में। तो ये क्या हो गया? औ तो अपनी जगह रहा, तो से बाद जो विसर्ग आया है वो किस में बदल गया है? रॉ में। अब आगे यही है सेम, राष्ट्रीय। मैंने क्या बोला? रॉ के लिए कंडीशन ये होती है कि उसे क्या कर दो? क्या कर दो? अगले वर्ण के ऊपर ले चलो। क्या हो गया? तो कौन सी संधि होगी? अंतःधन, डी वाला विकल्प सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सह उपसर्ग नहीं लगा है? सहकार, सहयोग, सहचर, सहनशील। सह लगा है इसमें, कार मूल शब्द होता है,
सह लगा है, योग मूल शब्द होता है, चर मूल शब्द होता है, सह लगा है। यहां मूल शब्द क्या है? सहन। क्या है? इसमें उपसर्ग तो है ही नहीं, क्या है? प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय लगा है? शील प्रत्यय। समझ गया ना? तो ये वाला सही आपका, क्योंकि इसमें उपसर्ग सह नहीं है बल्कि क्या है? प्रत्ययशील है। किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है, यानी कि पीछे प्रत्यय नहीं लगा है? थकान शब्द किससे बना है? थक धातु से। तो इसमें कौन सा लगा है प्रत्यय? आन। ठीक है। मकान शब्द मक जैसी कोई चीज नहीं होती। मकान अपने आप में क्या है? पूर्ण शब्द है। क्या है? पूर्ण शब्द। देखो पिछला किससे बना है? पीछे। समझ गया ना? तो इसमें क्या लगा है? ला उपसर्ग लगा है ना? इसमें चमड़ा किससे बना है? चर्म शब्द से। समझ गया ना? तो चम तो इसमें है ही, तो क्या लगा है उपसर्ग में? ड़ा। प्रत्यय लगा है ना इसमें ड़ा प्रत्यय है, इसमें आन प्रत्यय है, इसमें ला प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? कोई नहीं, क्योंकि मकान अपने आप में ही पूर्ण शब्द होता है। समझ गया ना? रूढ़ शब्द है ये, हालांकि विदेशी भाषा से आया है, परंतु है क्या? रूढ़ शब्द है। समझ गया ना? ये इसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं हुई है, इसीलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सॉरी, प्रत्यय भी नहीं है, उपसर्ग भी नहीं है। धर्म अधर्म शब्द में समास होगा। दो शब्द लिखे हैं, क्या? धर्म अधर्म। तो बीच में क्या लगेगा? डैश। दोनों समान शब्द है ना? ना तो आगे का पद क्या है? प्रधान है, ना पीछे का पद गौड़ है। दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। समझ गया ना? दोनों ही पद क्या है? धर्म अधर्म संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास। इसको तोड़ोगे तो क्या लगेगा? धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म, धर्म अथवा अधर्म। ठीक है, चलो। अपना रख पराया चक वाक्य में रेखांकित पद होगा। अपना रख, अपना मतलब किसी भी व्यक्ति को इंगित किया जा रहा है, तो है तो सर्वनाम ही, लेकिन अपना शब्द में यहां कौन सा सर्वनाम होगा? क्या यह पुरुषवाचक सर्वनाम है? समझ गया ना? अपना शब्द पुरुषवाचक होता ही नहीं है, क्या होता है? निजवाचक। क्योंकि अपना शब्द क्या आप अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हो, किसके लिए? मध्यम पुरुष के लिए भी, उत्तम पुरुष के लिए भी, और अन्य पुरुष के लिए भी, सब में अपना आ सकता है। ये निजता बताएगा। आप कहोगे आप अपना काम कीजिए, तो आपने किसको कहा? मध्यम पुरुष को। वह अपना काम करता है, किसको कहा? अन्य पुरुष को। मैं अपना काम करता हूं, किसको कहा? उत्तम पुरुष को। इसका मतलब अपना शब्द क्या? किसी की भी निजता बता सकता है, और वह एक क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, जिसे किसी के भी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरभ दौड़ता है वाक्य में क्रिया होगी। सौरभ दौड़ता है, ठीक है, अकर्मक क्रिया। ये क्या है? क्रिया है। सौरभ क्या है? कर्ता। कर्म तो है ही नहीं, तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। सकर्मक कब होती? सौरभ मैदान में दौड़ता है, तो क्या मिल जाता क्रिया को? माध्यम मिल जाता ना, तो सकर्मक हो जाती। नाम धातु कब होती है? जब इसमें से दौड़ना क्रिया शब्द किससे बना होता? जैसे आप कहते सौरभ बतियाता है, ठीक है, तो वो नाम धातु बन जाती। और प्रेरणार्थक कब बन जाती? सौरभ अपने शिष्य को दौड़वाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? प्रेरणार्थक। तो इसमें क्या है? अकर्मक। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? भाव, शत्रुता, वीर, बदनाम, सचरित। क्या होगा? ये भाव है शत्रुता। ये वीर क्या बताता है? विशेषण। वह बहुत वीर था, तो क्या था? विशेषण हुआ या नहीं? उसकी क्या विशेषता बता रहा है? बदनाम,
समझ गया ना, बदनाम व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता। व्यक्ति की क्या है बदनाम? विशेषता। सच्चरित व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है। तो क्या हुआ, व्यक्ति के साथ लग रहा है ना, संज्ञा के साथ लगे और उसकी विशेषता बताए तो विशेषण। ये तीनों ही विशेषण शब्द हैं। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये है आपका भाववाचक संज्ञा शब्द। चोर का पर्यायवाची नहीं है। चोर, दस्यु बोलते हैं चोर को, मोसक बोलते हैं, खनक बोलते हैं, सुपर्ण नहीं। सुपर्ण किसका होता है? गरुण का। किसका है सुपर्ण? गरुण। गरुण का पर्याय है। ये तीनों ही किसके हैं? चोर के। अगला, कौन सा विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? अवनी अंबर, अवनी धरती को बोलते हैं, अंबर आकाश को, बिल्कुल सही है। अनुग्रह विग्रह, बिल्कुल सही है। अर्पित समर्पित, अर्पित का क्या होना चाहिए? ग्रहित। अर्पित का मतलब किसी को दे देना और ग्रहित का मतलब किसी से लेना। समझ गया ना? तो समर्पित और अर्पित तो लगभग क्या है? पर्यायवाची है। समझ गया ना? तो इसका मतलब क्या है? ये सही नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। डी में क्या है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, अधो मतलब नीचे की ओर। तो ये तीनों तो सही है, ये वाला सही नहीं है। ठीक है।